संस्कृत क्लास में स्वागत है, अभिनंदन है। हमने पिछले पीरियड में देखा है कि वर्तमान काल के रूप में अनुवाद बनाना। आज हमें यह जानना जरूरी है कि संस्कृत का व्याकरण जो होता है, व्याकरण विषय ही मनुष्य को किसी विषय वस्तु, किसी भाषा के ज्ञान को प्रतिपादित करता है। व्याकरण किसी भाषा का आत्मा होता है और व्याकरण के ज्ञान के बिना हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से न बोल सकते हैं, न लिख सकते हैं, न पढ़ सकते हैं। इसलिए हमें व्याकरण का ज्ञान होने से हम शुद्ध रूप से उस भाषा को बोल लेंगे, समझ लेंगे और लिख लेंगे। हम आज बताने जा रहे हैं वर्तमान काल में कैसे संस्कृत में अनुवाद करते हैं। संस्कृत में वर्तमान काल को लट लकार कहा जाता है। संस्कृत में वर्तमान काल को क्या कहा जाता है? लट लकार। लट लकार वर्तमान काल। वर्तमान काल की पहचान हमारी बनती है कि जिस वाक्य के अंत में ता, ते, ती, या, रहा, रहे, रही ऐसे आना चाहिए अंत में। जैसे हम कह सकते हैं वह खेलता है, वे खाते हैं, वे जाते हैं, वे पढ़ते हैं, वह खेलती है, वह जा रहा है, वह जा रही है, वे पढ़ रहे हैं। ऐसे वाक्य को हम काल के वाक्य कहते हैं। इसके लिए संस्कृत में एक प्रारूप बनाया गया है जिसे हम निम्न सारणी के माध्यम से समझ और पढ़ सकते हैं। इसको अगर हम जान लेंगे तो हमारी संस्कृत की जो अनुवाद विधि का रूप जो है ज्ञान स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ हम लिखेंगे एक वचनम, द्विवचनम और इधर लिखेंगे प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष। बीच में लिखेंगे मध्यम पुरुष और अंत में लिखेंगे उत्तम पुरुष। हम पहले ही जान चुके हैं कि जब किसी संज्ञा या सर्वनाम के संख्या से हमें पता चलता है कि वह एक वचन में है या द्विवचन में है या बहुवचन में। हिंदी में और अंग्रेजी में केवल एक वचन और बहुवचन पाए जाते हैं, परंतु संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तीनों होते हैं। जिस प्रकार से हम अगर किसी रेलवे में यात्रा करते हैं तो हमें एक रिजर्वेशन सीट मिलता है, हम उस रिजर्वेशन सीट में ही जाकर बैठते हैं, तब हमारी यात्रा सफल होती है। वैसे ही यहाँ पर भी एक एक शब्दों के लिए एक एक रिजर्वेशन। यहाँ सबसे पहले आता है हमारा संस्कृत में ती, तह, अंति। इसका उपयोग हम पुल्लिंग में सह, तौ और ते के साथ कर सकते हैं। ये कौन से लिंग में होगा? पुल्लिंग में। स्त्रीलिंग में सा, ते, ता के साथ करते हैं और नपुंसक लिंग में तत्, ते, तानी के साथ प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग होता है एक के लिए, वह एक, वे दो, वह एक, वे दो और वे सब। हमें यहाँ पर स्पष्ट है कि जिस किसी वचन का प्रयोग करेंगे तो उसी कर्ता के आधार पर उसमें विभक्ति का प्रयोग होता है। अगर स प्रथमा विभक्ति एक वचन है
तो प्रथमा विभक्ति का एक वचन ती होता है, तो सह पठती लिखेंगे। सह पठती हमारा प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है। ये दोनों जब तक साफ साफ नहीं होगा हमारा वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। तो स के समय हमें क्या लगाना पड़ेगा? ती लगाना पड़ेगा। अगर इसके आगे हम तो लिखेंगे तो पठती तो वाक्य गलत हो जाएगा। द्विवचन का द्विवचन के साथ रहेगा और बहुवचन के साथ बहुवचन का कर्ता के अनुरूप इसका विभक्ति के अनुसार इसका रूप चलेगा। तो अगर सह पठती हमने पुरुष में लिया तो इसके साथ केवल ती ही सुटेबल है। ती के अतिरिक्त इधर के बाकी के 8 नहीं होंगे। एक के साथ एक ही रिजर्व है। यहाँ पर आता है त्वम, युवाम और यूयम। इसका उपयोग होता है सी, थह और थ, और अंतिम में आता है आमी, आवह और आम। इसका प्रयोग करते हैं हम अहम, आवाम और वयम के साथ। हम देखेंगे पर तुम माने तुम एक के लिए है, युवाम माने तुम दोनों के लिए है, और यूयम माने तुम सब। अहम माने मैं अकेले के लिए है, आवाम माने हम दोनों, और वयम माने हम सब। सबसे पहले हमने देखा कि सह पुल्लिंग में सह पठती लगाएंगे। सह पठती को छोड़कर अगर हम सह पठतः, सह पठन्ति, सह पठसि, सह पठथः, सह पठत, सह पठामि, सह पठावह और सह पठामह ऐसा कर देंगे तो ये एक केवल रिजर्व है। स के साथ केवल हमारा ती ही लगेगा, बाकी के 8 नहीं लगेंगे। अगर इस वाक्य को अगर हम समझ लेंगे वर्तमान काल में आज, तो हमें किसी भी काल में हम जान लेंगे कि कर्ता एक वचन में है तो क्रिया के साथ ती ही लगेगा। जैसे कर्ता द्विवचन में पहुंच गया तो वहां तव लगेगा। कर्ता बहुवचन में है, अनेक बालक पढ़ रहे हैं तो ते पठन्ति होगा, न कि ते पठती, ते पठतः, ते पठसि, ते पठथः, ते पठत, ते पठामि, ते पठावह, ते पठामह होगा ही नहीं। सबसे पहले हमें यही जानना है कि कर्ता जिस वचन में होगा, जिस विभक्ति में होगा, उसका उसी वचन के अनुसार ही ये रहेगा। कर्ता के हिसाब से ही उसको लिया जाता है। अगर हमारा प्रथम पुरुष का सह है, सह एक वचन है, अगर हम धोखे से भी उत्तम पुरुष का आमी लगा देंगे, आमी भी एक वचन है, फिर भी हमारा वाक्य गलत होगा। स के साथ ती लगता है या सा के साथ ती लगेगा। स के साथ हम यहाँ पर एक वचन है करके आमी लगा देंगे, तुरंत हमारा वाक्य गलत हो जाएगा। वैसे ही देखते हैं तो के साथ पठता ही सही होगा, बाकी सब गलत हो जाएगा। तो द्विवचन में है तो द्विवचन में तह लगेगा। ता के साथ ते के साथ पठन्ति लगेगा। ये हमारा वाक्य हुआ पुल्लिंग में। इसमें एक और गौर करने वाली बात है, अगर हम ते पठन्ति लिखते हैं, ते पठन्ति पुल्लिंग में होता है और स्त्रीलिंग में ते पठता हो जाएगा। उसका अर्थ होता है कि दो बालिकाएं पढ़ रही हैं, ते पठता। तो यहाँ ते से ताल्लुक यहाँ 2 बालिकाओं के लिए भी है, ते पठता। तो ते के लिए पठता होगा स्त्रीलिंग में और पुल्लिंग में ते पठन्ति होगा। इन बारीकियों को हमें ध्यान में रखना अति आवश्यक होता है। अब हम देखते हैं कि स्त्रीलिंग में इसके साथ क्या होगा, सा, ते, ता। सा में होगा पठती, ते में होगा पठतः और ता में होगा पठन्ति। इसको अगर हम ये पठन्ति
हमने धोखे से भी अगर उत्तम पुरुष का पठामह बोल दिए तो हमारा वाक्य गलत हो जाए। इसलिए बहुवचन के साथ बहुवचन का प्रयोग करना, द्विवचन के साथ द्विवचन का प्रयोग करना और एक वचन के साथ एक वचन का ही प्रयोग होता है। यहाँ हमने देखा ये पुल्लिंग का था ऊपर वाला, और यहाँ हम गए स्त्रीलिंग का। अब हम देखेंगे नपुंसकलिंग, तो हो जाएगा तत्फलम। तत्फलम का मतलब होता है वह एक फल है। अस्थि लिखेंगे, अस धातु में इसका टी लगाने से अस्थि बनता है। इसको अगर कहेंगे तत् गृहम अस्ति माने वह एक घर है, तत् फलम अस्ति माने वह एक फल है। फिर लिखेंगे ते फले स्तः माने वे दो फल हैं। तानि फलानि संति माने ये अनेक फल हैं। अब यहाँ पर एक वचन का एक वचन के साथ, द्विवचन का द्विवचन के साथ, बहुवचन का बहुवचन के साथ ही प्रयोग होगा। इसको अगर हम कहीं इधर का उधर कर देंगे तो हमारा पूरा वाक्य गलत हो जाएगा। अब हम देखेंगे त्वम के साथ। त्वम माने होता है तुम। तुम एक के लिए प्रयोग होता है त्वम, तुम दोनों के लिए होता है तुम युवाम, और तुम सब के लिए होता है यूयम। अब देखेंगे त्वम। त्वम अगर देखते हैं हमारा कर्ता मध्यम पुरुष का एक वचन में है, तो मध्यम पुरुष का एक वचन का हमारा रूप चलता है सी। तो यहाँ लिखेंगे त्वम पठसी। त्वम पठसी हमने यहाँ कर दिया। अब हमको कंफर्म हो गए, ठीक से जान लिए कि त्वम के साथ सी लगता है, तो बाकी इन आठों को ती तह अंति था और आमी आवा आमह नहीं लगाना है। द्विवचन का मध्यम पुरुष का एक वचन माने मध्यम पुरुष का एक वचन में त्वम में केवल सी ही आएगा। अब देखेंगे युयाम, युवाम तो पठथः, थह के आगे ऐसा विसर्ग लगाना जरूरी है। यहाँ द्विवचन का रूप है तो द्विवचन का ही रूप लगाएंगे। अंत में आता है यूयम पठत, इसमें अहा नहीं है, तो त्वम में हमेशा सी लगेगा, युवाम में था लगेगा, युवाम में पठत था लगेगा। इसको चाहेंगे तो लिखा सी लिखता लिखत बना सकते हैं, चला सी चलता चलत बना सकते हैं, हंसा सी हंसता हंसत बना सकते हैं। अब हम देखेंगे उत्तम पुरुष में अहम पठामी। अहम का उत्तम पुरुष में हमने एक वचन लिया तो एक वचन का हमारा रूप होगा आमी। बाकी के ती तह अंति सी था आवह आमह नहीं होगा, आमी बस लगेगा। पठामी, अहम पठामी माने मैं पढ़ता हूँ, अहम लिखामी माने मैं लिखता हूँ, अहम खिलामी माने मैं खेलता हूँ। उसी प्रकार से आवाह, आवाम का मतलब होता है हम दोनों, पठावा मतलब हम दोनों पढ़ते हैं। अब हम दोनों पढ़ते हैं तो उसके लिए क्या बना, आवाम पठावा। अगर इसको कहेंगे हम दोनों खेलते हैं तो आवाम क्रीडावा या खिलावा बोल सकते हैं। फिर हम देखेंगे वयम पठावा, तो इसका मतलब होता है हम सब पढ़ते हैं। अब इसी को पुनरावृत्ति करते हुए फिर से हम समझा देना चाहेंगे कि स के साथ ती, त के साथ साथ तह, ते के साथ अंति, सा के साथ ती, ते के साथ तह, ता के साथ अंति ही लगेगा। एक के साथ एक रिजर्व है, स के सह सा के साथ ती ही लगेगा, बाकी के ये 8 नहीं लगने वाले हैं। अगर हम धोखे से भी सह, अगर हम लिख देते हैं सह पठसी, तो हमारा वाक्य गलत है। स हमारा प्रथम पुरुष का क्रिया है, अन्य पुरुष का क्रिया है, तो हमारे पास अन्य पुरुष का रूप में आता है ती। इसलिए हमें इसको अच्छे से जान लेना है और समझ लेना है किसके साथ क्या करना चाहिए। हम देखेंगे इसके आगे कि स के साथ ती
तो के साथ तह और ते के साथ अंति ही लगाना है। त्वम के साथ सी, युआम के साथ थ और युयम के साथ थ ही लगाना होगा। ठीक, आगे अगले पीरियड में लेंगे। इतना आप प्रयास करें कि एक के साथ ए ही रहेगा, अहम के साथ आमी ही लगाना है। अगर आप सी लगा देंगे, अहम पठामी के जगह में अहम पठसी लिखेंगे तो वाक्य गलत, अहम पठत लिखेंगे तो भी वाक्य गलत ही होगा। आवाम के साथ पठावा ही होगा, पठथः पठतः ऐसा नहीं होगा। वयम के साथ पठामह ही होगा, पठंति नहीं होगा। जिस रूप में हमारा कर्ता होगा, क्रिया का रूप उसी के रूप में ही होगा। अतः हमें सावधानी पूर्वक इन व्याकरण के नियमों को पालन करेंगे, तभी हमारा जो अनुवाद का विधि है वह सही होगा। हमारा प्रश्न है कि सह तोते साते ता तत्ते तानी अहम आवाम वयम, ये 9 कर्ता होते हैं। इन 9 कर्ताओं को आप अभ्यास करेंगे तो जिसके साथ जो है, अहम के साथ आमी, त्वम के साथ सी, स के साथ ती, आवाम के साथ आवह, युवाम के साथ थ और तव के साथ तह, ते के साथ अंति, युवम के साथ थ और वयम के साथ आमह अगर याद होगा तो इसे ध्यान से रखेंगे, तब हम पूरा सही अनुवाद बना पाएंगे। हम अगले पीरियड में आप सभी को वाक्य शुद्धिकरण के बारे में बनाएंगे। इस विषय में आप सभी से कमेंट्स अपेक्षित है। आप सभी को धन्यवाद। आप लाइक करें और हमें सब्सक्राइब करें और हमारे विषय में कमेंट्स करें, ताकि आपकी सभी समस्याओं का हल हम देने में सक्षम बने। यही अपेक्षा के साथ जय हिंद।